ऑलराइट, अब हम बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज लीजेस, IFRS 16। देखिए, सबसे पहले इसमें आपने एक बात समझनी है कि दिस इज द न्यू स्टैंडर्ड। इतना भी न्यू नहीं है, इसको 3-4 साल आप कह सकते हैं रफली स्पीकिंग हो गए हैं। लेकिन इससे पहले ये जो स्टैंडर्ड था दैट वाज IS 17। इससे पहले ये IS 17 था लीजेस। अब IS 17 को चेंज क्यों किया गया, उसकी जगह नया स्टैंडर्ड क्यों लाया गया, इसमें दो बातें आपने समझनी है। IS 17 के अंदर भी वही तीन चीजें थी जो इस न्यू IFRS 16 के अंदर है। देखिए, उसमें से दो चीजें बदल गई हैं और एक चीज सेम है। वो तीन चीजें कौन सी थी IS 17 में? सबसे पहली चीज थी अकाउंटिंग फॉर लेसी, लेसी की अकाउंटिंग। अब ये ऑल टुगेदर चेंज हो गई है। IFRS 16 की जब आप बात करेंगे तो इसमें कंप्लीटली एक न्यू ट्रीटमेंट है लेसी के लिए। सेकेंड चीज IS 17 में थी अकाउंटिंग फॉर लेसर। ये IFRS 16 और IS 17 में सेम ट्रीटमेंट है। आप कह सकते हैं कि इसमें कोई चेंजेस नहीं आए। सो देयर इज नो चेंजेस व्हेन इट कम्स टू द अकाउंटिंग फॉर लेसर। तीसरी चीज जो है वो है आपके पास सेल एंड लीज बैक। ये तीन मेन चीजें हैं जो कि आपके पास IS 17 में थी, और दो चीजें कंप्लीटली चेंज हो गई हैं। IS 17 की ये ट्रीटमेंट बिल्कुल चेंज हो गई, और IS 17 की ये ट्रीटमेंट सेल एंड लीज बैक वाली बिल्कुल चेंज हो गई। हाँ, ये जो है आपके पास अकाउंटिंग फॉर लेसर, ये ट्रीटमेंट IS 17 और IFRS 16 दोनों में सेम है। अदरवाइज IFRS 16 आपको एक नई ट्रीटमेंट बताएगा अकाउंटिंग फॉर लेसी के लिए, और IFRS 16 आपको बिल्कुल न्यू ट्रीटमेंट बताएगा सेल एंड लीज बैक के लिए। तो ये तो पहली चीज है जो कि हमने अंडरस्टैंड कर ली कि पहले ही IS 17 था, अब ये IFRS 16 है। तो इसमें चेंजेस क्या आई हैं? अकाउंटिंग फॉर लेसी चेंज हो गई, और सेल एंड लीज बैक के अंदर कंप्लीट चेंजेस आ गई है। बिल्कुल ऑल टुगेदर वी विल बी हैविंग अ न्यू ट्रीटमेंट। अब सवाल ये पैदा होता है कि यार इसमें चेंजेस की जरूरत क्या थी? वो क्या बेसिकली नीड थी जिसकी वजह से जो है कंप्लीटली नया स्टैंडर्ड जो है वो लाया गया, या वो क्या प्रॉब्लम्स थी, क्या वो अकाउंटिंग इश्यूज थे जिसकी वजह से जो है कंप्लीटली एक न्यू स्टैंडर्ड जो है वो इंट्रोड्यूस कराया गया? इसका थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड देता हूँ। जब आप अकाउंटिंग फॉर लेसी की बात करते थे, अकाउंटिंग फॉर लेसी IS 17 के रेफरेंस से बात कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। अकाउंटिंग फॉर लेसी, यानी लेसी कौन होता है? जो लीज पर एसेट लेता है, और लेसर कौन होता है? जो लीज पर एसेट देता है। जब आप अकाउंटिंग फॉर लेसी की IS 17 में बात करते थे, क्योंकि अभी तो नई ट्रीटमेंट है, जब करते थे तो दो टाइप्स की लीजेस होती थी। एक होता था ऑपरेटिंग लीज, और दूसरा होता था फाइनेंस लीज। ये ऑपरेटिंग एंड फाइनेंस लीज वाला कॉन्सेप्ट अभी भी है लेसर के लिए, और मैंने आपको बताया वो ट्रीटमेंट सेम है IS 17 और IFRS 16 की। लेकिन याद रखें, मैं अकाउंटिंग फॉर लेसी की बात कर रहा हूँ। अकाउंटिंग फॉर लेसी, ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंस लीज। ऑपरेटिंग लीज सिंपली क्या होता था? एक रेंटल अरेंजमेंट होता था। बहुत ध्यान से आपने ये बात मेरी सुननी है, तभी आपको ये समझ आएगा कि यार ये नया स्टैंडर्ड क्यों लाया गया। ऑपरेटिंग लीज में IS 17 में हम क्या किया करते थे कि हम रेंटल अरेंजमेंट इसको रिकॉर्ड करते थे। यानी जो भी लीज पेमेंट्स हो रही होती थी उनको रेंटल्स रिकॉर्ड किया जाता था। डेबिट आप प्रॉफिट और लॉस कर देते थे, यानी क्योंकि इसको रेंटल एक्सपेंस रिकॉर्ड करते थे, और क्रेडिट कर देते थे आप पेबल को, यानी लीज पेबल, रेंटल पेबल, लीज रेंटल पेबल, इसको क्रेडिट कर देते थे। जब लीज रेंटल्स पे करते थे तो लाइबिलिटी को खत्म करके कैश को क्रेडिट कर देते थे। तो सिंपली ऑपरेटिंग लीज के अंदर जो लेसी होता था वो लीज पेमेंट को एज अ रेंटल ट्रीट करता था, और जब रेंटल एक्सपेंस होता है, रेंट एक्सपेंस होता है, तो आप इसको प्रॉफिट और लॉस में रिकॉर्ड कर लेते थे। When it comes to the finance lease में क्या वो करता था? This was something other than operating lease, यानी यहाँ पे कुछ फैक्टर्स होते थे जिसकी बेसिस पर लेसी जो है वो उस लीज को एसेट ट्रीट करता था। वो फैक्टर्स क्या थे? वो फैक्टर्स ये थे कि
वो पर्पस बिल्ट एसेट हुआ करता था फॉर एग्जांपल, यानी वो जो एसेट होता था, पर्पस बिल्ट एसेट का मतलब ये कि वो एसेट लेसर स्पेसिफिकली एसेट के लिए, लेसी के लिए बनाता था, और उसमें जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स होती थी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपीज, मिनिमम लीज पेमेंट्स, वाज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट। जितनी लीज पेमेंट लेसी करता था लीज पीरियड के दौरान, अगर उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालते तो वो तकरीबन फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट के बराबर आती थी। ठीक है, या लीज इज फॉर मेजर पार्ट ऑफ एसेट लाइफ। मिसाल के तौर पे एक एसेट की लाइफ है 10 साल, आपने उसको 9 सालों के लिए लीज पे ले लिया, ये मेजर पार्ट ऑफ एसेट लाइफ के लिए आपने लीज कर लिया। अब खुद टेक्निकली सोचें, अगर एक एसेट लेसर ने बनाया ही लेसी के लिए है, तो टेक्निकली वो किसका एसेट हुआ? लेसी का ना। एक एसेट के अगेंस्ट जो आप लीज पेमेंट कर रहे हैं, अगर आप उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालें तो वो आज एसेट की फेयर वैल्यू के बराबर आती है। तो टेक्निकली स्पीकिंग इसका मतलब है आपने तमाम एसेट की पूरी वैल्यू आपने ऑलमोस्ट पे कर दी, तो लेसी का एसेट हुआ। अगर वो एसेट लेसी यूज कर रहा है फॉर मेजर पार्ट ऑफ इट्स एसेट लाइफ, तो अगर फॉर एग्जांपल 10 साल उसकी लाइफ है, 9 साल के लीज कर लिया, तो फिर 1 साल बाद लेसर उसको क्या वापस लेगा? किस लिए वापस लेगा? वो तो वैसे एसेट वैसे ही खत्म हो चुका होगा। तो टेक्निकली किसका एसेट हुआ? लेसी का एसेट हुआ। और भी बहुत सारे फैक्टर एटसेट्रा, जिसमें मिसाल के तौर पे वो एसेट जो है वो लेसी को ट्रांसफर हो जाता था बाय द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ, या लीज पीरियड के बाद वो एसेट लेसी परचेज कर सकता था एट मिनिमम वैल्यू, मार्केट वैल्यू से कम पेमेंट करके, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब आप खुद सोचें, इन सारे पॉइंट से ये जाहिर होता है कि टेक्निकली वो एसेट जो था वो लेसी ही का था। तो फाइनेंस लीज के अंदर होता क्या था? लेसी यूज्ड टू रिकॉर्ड the lease arrangement as leased asset। लेसी यहां पे एसेट रिकॉर्ड करता था, और ऑपरेटिंग लीज में वो एसेट रिकॉर्ड नहीं करता था, ऑपरेटिंग लीज में वो रेंटल रिकॉर्ड करता था, यानी रेंटल एक्सपेंस, रेंटल अरेंजमेंट। एक में एसेट और दूसरे में एक्सपेंस। अब इस ट्रीटमेंट में क्या प्रॉब्लम था? बज़ाहिर तो सुनने में ठीक लग रहा है, और अरसा दराज तक चलता भी रहा, काफी अरसे तक ये स्टैंडर्ड इंप्लीमेंटेड रहा, कंपनी इसी के मुताबिक ट्रांजैक्शंस को अकाउंट फॉर करती रही। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि अगर आप एसेट की डेफिनेशन देखें, तो एसेट की डेफिनेशन क्या होती है? एसेट की डेफिनेशन ये होती है कि एसेट इज अ रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी फ्रॉम विच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर प्रोबेबल। एसेट कहते हैं उस रिसोर्स को जो कि एंटिटी के कंट्रोल में हो, और हमने पढ़ा है कि कंट्रोल का मतलब होता है रिस्क एंड रिवॉर्ड्स। इसका ये मतलब नहीं होता कि लीगली वो किसका है, क्योंकि हम अकाउंटिंग में हमेशा कमर्शियल सब्सटेंस देखते हैं, हम अकाउंटिंग में हमेशा इकोनॉमिक रियलिटी देखते हैं, लीगल फॉर्म नहीं देखते। ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। सो एसेट जो है वो रिसोर्स को कहते हैं विच इज कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी एंड फ्रॉम विच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर प्रोबेबल। अब ये एसेट की डेफिनेशन होती है, इसको मैं लिंक करूंगा, अभी जरा समझिएगा। ऑपरेटिंग लीज में ये हुआ करता था कि लेसी उस लीज अरेंजमेंट को रेंटल रिकॉर्ड किया करता था। अब मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल 5 इयर्स के लिए एक एसेट को लीज कर लिया। अब 5 सालों के लिए एसेट लेसी के पास मौजूद होगा। 5 साल सॉरी 5 साल लेसी जिस तरह चाहे एसेट को यूज करता था, उस यूज से रिलेटेड जितने भी बेनिफिट्स होते थे वो लेसी एंजॉय करता था। तो अब आप खुद सोचें कि अगर आपने 5 सालों के लिए एक एसेट लीज पे ले लिया है, आपके पास एक 5 साल के लिए रिसोर्स आ गया, 5 साल के लिए आपके पास उस एसेट का कंट्रोल हो गया, यानी उसके रिस्क एंड रिवॉर्ड्स आपके हो गए। 5 साल जब आप उसको यूज करेंगे तो उससे आपको इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी आएंगे। तो क्या ये एक्सपेंस की डेफिनेशन मीट करता है या एसेट की डेफिनेशन मीट करता है? डेफिनेटली ये एसेट की डेफिनेशन मीट करता है। तो ये जो इतना अरसा हम ट्रीटमेंट करते आए हैं कि
5 साल के लिए अगर आपने एक एसेट लीज पे ले लिया, हमने कहा चूंकि ये रेंटल अरेंजमेंट है इसलिए इसको एक्सपेंस आउट करें। तो वो जो ट्रीटमेंट आप ऑपरेटिंग लीज की कर रहे थे, दैट वाज इनकंसिस्टेंट विद द डेफिनेशन प्रोवाइडेड बाय द फ्रेमवर्क रिलेटेड टू द एसेट। एसेट की जो डेफिनेशन फ्रेमवर्क ने बताई है वो उसके साथ इनकंसिस्टेंट था, क्योंकि अगर आपने एक एसेट 5 सालों के लिए लीज पे ले लिया तो 5 सालों के लिए आपको एक रिसोर्स मिल गया जिस पर आपका कंट्रोल है इन टर्म्स ऑफ रिस्क एंड रिवॉर्ड्स। लीगल फॉर्म तो उसको छोड़ दें क्योंकि वो तो अकाउंटिंग में हम देखते ही नहीं है। और 5 साल जब आप उसको यूज करेंगे तो आप ही को उसके इकोनॉमिक बेनिफिट्स आएंगे। तो इसका मतलब है कि ये तो एसेट की डेफिनेशन मीट करता था, आप उसको एक्सपेंस आउट करते आए हैं। सो द ट्रीटमेंट ऑफ IAS 17 वो इनकॉन्सिस्टेंट थी विद द डेफिनेशन प्रोवाइडेड बाय द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। इसलिए देयर वाज अ नीड कि यार इस कंप्लीट स्टैंडर्ड को जो है वो रिवाइज किया जाए। एंड पर्टिकुलरली वी आर टॉकिंग अबाउट, मैंने आपको बताया, अकाउंटिंग फॉर लेसी एंड सेल एंड लीज बैक की जो ट्रीटमेंट, मेन ट्रीटमेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, ये तो कंप्लीटली चेंज होके IFRS 16 कंप्लीटली न्यू ट्रीटमेंट बताता है अकाउंटिंग फॉर लेसी के लिए, और कंप्लीटली न्यू ट्रीटमेंट बताता है सेल एंड लीज बैक के लिए। हाँ, लेसर वाली जो ट्रीटमेंट्स हैं वो सेम है, वो IAS 17 और IFRS 16 एक ही बात है, वो एक ही ट्रीटमेंट है, वही ऑपरेटिंग और फाइनेंस लीज वाला चक्कर है जो कि हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। सो ये आपको बैकग्राउंड अंडरस्टैंड करना है कि बैकग्राउंड क्या था। IAS 17 था, उसमें 2 टाइप्स की लीजेस थी लेसी के लिए, लेकिन जो ऑपरेटिंग लीज की ट्रीटमेंट थी, फाइनेंस लीज फिर भी समझ आता है कि चलो उसको वो एसेट ही रिकॉर्ड कर रहे थे। ऑपरेटिंग लीज की जो ट्रीटमेंट थी वो कंप्लीटली इनकॉन्सिस्टेंट थी, क्योंकि वो एसेट की डेफिनेशन मीट करता था, फिर भी हम उसको एक्सपेंस रिकॉर्ड करते थे। दैट इज व्हाई वी वर इन नीड ऑफ अ न्यू स्टैंडर्ड। Alright, now we are discussing the definitions जो कि IFRS 16 ने जो है वो हमें डिस्क्राइब की हैं। IFRS 16, which is a new standard, leases provides the following definition। जब मैं न्यू स्टैंडर्ड कह रहा हूं तो मैं इसको IAS 17 से कंपेयर करके कह रहा हूं, वैसे तो इसको काफी अरसा हो गया है। सो डेफिनेशन क्या डिफाइन की है IFRS 16 ने? A lease is a contract or a part of contract that conveys the right to use an underlying asset for a period of time in exchange for the consideration। देखिए यहां पर जब मैं आपको डेफिनेशन एक्सप्लेन करूंगा तो आपको टेक्निकली कंप्लीट ट्रीटमेंट भी समझ आ जानी चाहिए। देखिए सबसे पहले तो लीज 2 पार्टीज के दरमियान रिलेशनशिप है, एक आपके पास लेसर है और दूसरा आपके पास लेसी है। अब यहां पर मैंने आपको बताया कि IAS 17 में क्या एम्बिग्यूटीज थी, क्या प्रॉब्लम्स थी। वो ये था कि लेसर जब एसेट लेसी को देता था तो या तो एसेट लेसी उसको एसेट रिकॉर्ड कर लेता था कंसीडरिंग इट्स अ फाइनेंस लीज, या वो उसको रेंटल अरेंजमेंट रिकॉर्ड कर लेता था कंसीडरिंग इट्स एन ऑपरेटिंग लीज। लेकिन दोनों सूरतों में लेसर लेसी को एसेट ही दे रहा होता था। एक में लेसी उसको एसेट रिकॉर्ड करता था, एक में नहीं करता था। तो ये ट्रीटमेंट तो बड़ी अजीब सी थी कि भाई दोनों सूरतों में आपको एसेट ही मिल रहा है, फिर भी आप एक में एसेट रिकॉर्ड कर रहे हैं दूसरे में नहीं कर रहे। तो इसको जरा सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई IFRS 16 ने इसको इस तरह किया कि देखो भाई, हम ये नहीं कहेंगे कि लेसर लेसी को एसेट दे रहा है, हम इसको थोड़ा रीफ्रेज करते हैं, और रीफ्रेज करने से कहानी आसान हो जाएगी। कैसे आसान हो जाएगी? हम इसको रीफ्रेज इस तरह करते हैं कि लेसर जो है वो लेसी को राइट ऑफ यूज एसेट, उस एसेट को यूज करने का राइट दे रहा है फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। अब जब यहां पर हम ये बात करते हैं तो इसका मतलब है कि ये तो क्लियरली एसेट की डेफिनेशन को मीट कर लेता है कि एसेट क्या होता है। एसेट होता है एक रिसोर्स विच इज कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी फ्रॉम विच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर प्रोबेबल। तो लेसर राइट ऑफ यूज दे रहा है रिलेटेड टू एसेट टू द लेसी। जब लेसी को वो एसेट मिलेगा तो उस एसेट से एसोसिएटेड राइट ऑफ यूज मिल जाएगा। जब राइट ऑफ यूज मिल जाएगा तो लेसी का कंट्रोल आ गया उस एसेट पर फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। उस पीरियड ऑफ टाइम से रिलेटेड जितना भी बेनिफिट होगा वो लेसी से बिलोंग करता होगा। इकोनॉमिक रियलिटी हम देख रहे हैं और कंट्रोल देख रहे हैं, लीगल फॉर्म तो हम पहले भी नहीं देखते थे। सो हमने इसको रीफ्रेज करके क्या कर दिया, राइट ऑफ यूज। किस चीज का राइट ऑफ यूज?
एसेट का, अंडरलाइंग एसेट जो कि उस लीज ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व है। और इसके अगेंस्ट लेसी जो है वो लेसर को क्या करेगा, लीज पेमेंट्स करेगा। वो जो लीज पेमेंट्स हैं दैट इज नोन एज द कंसिडरेशन। तो कहानी आसान हो गई कि लेसर को मिल रही हैं लीज पेमेंट्स विच इज इन द फॉर्म ऑफ द कंसिडरेशन, और लेसी को मिल रहा है राइट ऑफ यूज एसेट, यानी उस एसेट को यूज करने का राइट। अब उस राइट को हम एज एन एसेट रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम डायरेक्टली एसेट को एसेट रिकॉर्ड नहीं कर रहे, हम उस एसेट के राइट को एसेट रिकॉर्ड कर रहे हैं। यानी यहाँ पे रिफ्रेज करने से इतना मामला आसान हो गया कि जितने अरसे के लिए भी आपको उस एसेट को यूज करने का राइट मिला है उसको आप जनाब एज एन एसेट ट्रीट कर लें। So the lessor is the entity that provides the right of use asset, in exchange receives consideration. The lessee is the entity that obtains use of the right of use asset, in exchange transfer consideration. Lessor देता है right of use asset का to the lessee, और lessee करता है lease payment to the lessor. अब right of use is the lessee's right to use an underlying asset over the lease term. जब हम ये बात कर रहे हैं ना तो यहाँ पे कहानी खत्म हो गई, चाहे वो 2 साल की लीज है, 3 साल की लीज है, 4 साल की, 10 साल, whatever it is, तो लेसी को मिल रहा है राइट टू यूज दैट एसेट, राइट ऑफ यूज एसेट, और उसको वो एसेट ट्रीट कर लेगा। यानी अब सिंपली यहाँ पे अगर आप लेसी की ट्रीटमेंट को डिस्क्राइब करें तो लेसी के लिए क्या ट्रीटमेंट बन जाएगी, डेबिट करेगा राइट ऑफ यूज, राइट ऑफ यूज एसेट। हम यहाँ पे एसेट को एसेट रिकॉर्ड नहीं कर रहे, बल्कि उस एसेट से रिलेटेड जो राइट मिला है यूज करने का उसको एसेट रिकॉर्ड कर रहे हैं। और क्रेडिट किसे करेंगे, लीज ऑब्लिगेशंस को, यानी वो जो उसकी लायबिलिटी है टू मेक द लीज पेमेंट्स। सो इसी तरीके से जो राइट होगा वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होगा, जिस तरह आपने इंटेंजिबल एसेट्स पढ़े, इंटेंजिबल एसेट्स में भी आप यही करते थे ना कि आपको एक राइट मिल जाता था, तो फॉर एग्जांपल राइट टू मेक अ प्रोडक्ट, राइट टू सेल दैट प्रोडक्ट इन दैट मार्केट, तो आप उसको पहले कैपिटलाइज कर लेते थे, फिर उसको अमोर्टाइज कर लेते थे जितना राइट का पीरियड होता था उस पर। इसी तरीके से यहाँ पर हम राइट ऑफ यूज एसेट जो हमें मिला है फॉर पर्टिकुलर ईयर्स, हम उस पर उसको डेप्रिशिएट कर रहे हैं। So this is the important thing that you need to understand कि IFRS 16 ने टर्म को रीफ्रेज कर दिया, राइट ऑफ यूज एसेट की बात करना शुरू कर दी, ताकि जितनी भी एम्बिगिटीज हैं प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में जो थी वो तमाम की तमाम जो हैं वो रिजॉल्व हो जाए। Now this is the background which we have already studied. मैंने आपको डिटेल के अंदर ये एक्सप्लेन कर दिया, मैं बस इसको रीड कर देता हूँ, आप लोगों के लिए समझ आपको आ चुका है। Lease gives lessees the right to use asset in return for the lessees accepting an obligation to make the series of payments. यानी lessee को right of use मिल जाता है और lessee उसके against lease payments कर रहा होता है to the lessor. The previous accounting rules set out in IAS 17 leases focused on identifying leases that were economically similar to purchasing the asset being leased. When this was the case, the lease was classified as finance lease. अब या तो लेसी जब लीज पे एसेट लेता था या उसको ऑपरेटिंग लीज रिकॉर्ड करता था, या फाइनेंस लीज। फाइनेंस लीज जस्ट एक परचेज की तरह था कि आप उसको एसेट रिकॉर्ड करते थे, ऑपरेटिंग लीज में वो उसको रेंटल रिकॉर्ड कर रहा होता था। All other leases were classified as operating lease and were not reported in the lessee's statement of financial position. हालांकि टेक्निकली ये बात गलत थी, क्योंकि आपको फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड एक राइट मिल रहा था जिसको आप जो है वो शो नहीं कर रहे थे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। सो द प्रॉब्लम वाज operating leases gave lessees the right to use asset and impose obligations on the lessee to pay this right in the same way as finance lease. The rights and obligation under operating leases often satisfy the definition of asset and liability it sets in the conceptual framework. And yet these were not recognized on the statement of financial position क्योंकि हम उसको rental record कर रहे थे। Consequently, the lessee's statement of financial position provided a misleading picture about leverage, and the asset leverage means वो जो हमारी liability का section है, and the asset that the lessee uses in its operations. तो वो liabilities को भी understate कर रहा था
और वो आपके पास एसेट्स को भी अंडरस्टैंड कर रहा था। तो दैट इज व्हाई वी वर इन अ नीड ऑफ द न्यू स्टैंडर्ड। सो IFRS 16 आ पहुंचा। IFRS 16 लीजेस requires the lessees and the lessors to provide relevant information in a manner that faithfully represents those transactions, यानी उनकी commercial substance को economic reality को show करता हो। The accounting treatment in the lessee's books is driven by the conceptual framework definition of assets and liabilities rather than legal form। उसमें तो वो देखते नहीं है कि legally asset किसका, हम तो commercial substance देख रहे हैं। The legal form of the lease is that the title of the underlying asset remains with the lessor। वो तो lessor का ही होता है जब तक सारी lease payments हो नहीं जाती या lessor asset transfer नहीं कर देता lessee को। IFRS 16 does not change how lessor should account for lease। वो मैंने आपको कहा कि accounting for lessor same है, ठीक है। बाकी चेंज जो दो चीजें हुई हैं वो एक ऑल टुगेदर आपके पास अकाउंटिंग फॉर लेसी चेंज हो गया और एक आपके पास सेल एंड लीज बैक की ट्रीटमेंट्स जो है वो चेंज हो गए। अब जरा आप स्टेक होल्डर पर्सपेक्टिव से देखें तो अभी मैंने आपको ये बात एक्सप्लेन की है कि IAS 17 से जब आप IFRS 16 पर आए हैं तो अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्या फर्क पड़ा है। ऑपरेटिंग लीज में आप ना एसेट रिकॉर्ड कर रहे थे ना आप वो जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज ऑब्लिगेशन है वो रिकॉर्ड कर रहे थे। इसको हम आगे जाके डिटेल में डिस्कस करेंगे इसका क्या मतलब है। यानी ना तो हम एसेट रिकॉर्ड कर रहे थे ना ही उससे एसोसिएटेड ऑब्लिगेशन रिकॉर्ड कर रहे थे। जस्ट रेंटल एक्सपेंस और रेंटल पेएबल, रेंटल एक्सपेंस डेबिट, रेंटल पेएबल क्रेडिट, फिर रेंटल पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट, ये एंट्रीज कर रहे थे। अब जब हम उसको लेकर आए हैं कि आपने एसेट भी रिकॉर्ड करना है और आपने लायबिलिटीज भी रिकॉर्ड करनी है तो उससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इंपैक्ट क्या है। गेयरिंग इंक्रीज हो गई है क्योंकि लायबिलिटीज इंक्रीज हो गई है, ठीक है। अब आपके पास लायबिलिटी सेक्शन के अंदर एक भरपूर किस्म की लायबिलिटी आ गई है जो पहले नहीं थी। और ये कौन सी लायबिलिटी है, ये वो तमाम लीज पेमेंट्स की प्रेजेंट वैल्यू है जो कि आपने करनी है। पहले हम नहीं कर रहे थे ऐसा ऑपरेटिंग लीज में। एसेट टर्नओवर इंक्रीज हो गया। एसेट टर्नओवर क्या होता है कि एंटिटी कितना रेवेन्यू जनरेट कर रही है उन एसेट से जो कि उसके डिस्पोजल पर मौजूद है, यानी उसके पास मौजूद है। पहले तो हम इसको एसेट रिकॉर्ड ही नहीं कर रहे थे, हम तो इसको एक्सपेंस ट्रीट कर रहे थे। अब जब हमने इसको एसेट रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया है तो इसका ये फायदा हुआ है कि इसकी वजह से अब ये एसेट टर्नओवर में भी इसकी कैलकुलेशंस आना शुरू होगी क्योंकि ये एसेट हमारे पास शोर है तो इससे इसको हम यूज करके कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। और प्रॉफिट मार्जिन पर भी इसका इफेक्ट आया क्योंकि पहले हम इसको ट्रीट कर रहे थे रेंटल, अब रेंटल नहीं हम ट्रीट कर रहे। अब रेंटल की जगह दो चीजें आ गई हैं। एक आ गई है डेप्रिसिएशन, जो राइट ऑफ यूज हम डेप्रिशिएट करेंगे, यह डेप्रिसिएशन ऑफ राइट ऑफ यूज। और दूसरा ये आ गया फाइनेंस कॉस्ट, ये लीज लायबिलिटी के ऊपर जो आएगी। ये लीज लायबिलिटी को जब हम अमोर्टाइज करेंगे उस पर जो फाइनेंस कॉस्ट आएगी उसकी बात हो रही है। तो रेंटल की जगह ले ली डेप्रिसिएशन और फाइनेंस कॉस्ट ने, तो उससे प्रॉफिट मार्जिन भी इफेक्ट हुए। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या इंपैक्ट है नई लीज का, तो आप कहेंगे तीन पर्सपेक्टिव से इसको देखा जा सकता है। एक गियरिंग के पर्सपेक्टिव से इसको देखा जा सकता है कि लायबिलिटीज बढ़ गई तो गियरिंग बढ़ गई। एक एसेट टर्नओवर इंक्रीज हो गया क्योंकि पहले तो हम एसेट रिकॉर्ड नहीं करते थे, अब वो एसेट की कैलकुलेशन में आ गया तो उससे जितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है तो एसेट टर्नओवर में आ गया। और प्रॉफिट मार्जिन इससे इफेक्ट होंगे क्योंकि पहले हम रेंट इसको रिकॉर्ड करते थे, रेंट एक्सपेंस, अब उसकी जगह हमारे पास डेप्रिसिएशन और फाइनेंस कॉस्ट ले ली है। तो अब वो कम या ज्यादा हो सकते हैं वट एवर, वो तो केस टू केस वेरी करेगा। तो सिंपली यहाँ पे क्या है कि इससे प्रॉफिट मार्जिन भी अकॉर्डिंगली अफेक्ट हो रहे हैं।